हेलो डियर एस्पिरेंट्स, चलिए इस जीएस के पीवाईक्यू सीरीज में आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये हमारा 7वां पार्ट है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें लाइब्रेरी सेक्शन में आप जाएंगे तो 35 रुपीज़ इसका फीस रखा गया है, जिसमें जितना भी मैं जीएस का पीवाईक्यू करा रहा हूँ, साथ ही हिंदी का पीवाईक्यू, ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट का मैं पीवाईक्यू कराऊंगा सबका पीडीएफ आपको वहीं मिलते जाएगा। एक बार आपको परचेज करना है और जितने पीडीएफ है वहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ से आप जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, अभी 30 मार्च तक मैं जो है डेली जो है पीवाईक्यू लेके आऊँगा। अभी 2-3 दिन वीडियो नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा काम है, इस कारण जो है। उसके बाद 15 मार्च से फिर जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो 15 मार्च से 15 दिन हम जो है बहुत सारे पीवाईक्यू कर लेंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, मंडी सब इंस्पेक्टर के लिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ जीएस का जो क्वेश्चन है वो यहीं से बन जाए, ऐसा मेरा एक प्रयास है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ये 2 एग्ज़ाम का है, अभी जो हाल ही में हुआ है। एक शायद हाई कोर्ट का कोई एग्ज़ाम था, है ना? और एक केमिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट का कोई एग्ज़ाम था। तो वहाँ से ये 2 एग्ज़ाम का है, ठीक है, क्वेश्चन। तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है, दोनों क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम का नाम मैं मेंशन नहीं किया हूँ, अलग-अलग जगह से क्वेश्चन उठाया हूँ। जैसे ये 57 है, फिर ये 64 है डायरेक्ट, है ना? तो क्वेश्चन नंबर अलग-अलग है, इसीलिए जो है मैं एग्ज़ाम का नाम नहीं लिखा हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण का सही विकल्प का चयन करना है। भारत में लोग अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव स्वयं करते हैं। बिल्कुल करते हैं, आप जानते हैं। भारत में जो है जनता जो है प्रतिनिधित्व का जो चुनाव करते हैं, स्वयं करते हैं। भारत एक लोकतंत्र देश है, बिल्कुल है, भारत एक लोकतंत्र देश है। यहाँ राजा का शासन नहीं है, यहाँ चुने हुए, है ना, जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जानते हैं। ठीक है, हालांकि इनडायरेक्ट रूप से होता है, लेकिन चुने हुए हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत में लोग अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव स्वयं करते हैं, यह कथन जो है पूर्णतः सत्य है। भारत एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जहाँ नागरिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, है ना, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज के माध्यम से सीधे अपने प्रतिनिधियों जैसे सांसद विधायक को चुनते हैं। भारत एक लोकतंत्र है, यह भी कथन सत्य है। लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता यही है कि इसमें शासन की शक्ति जनता के पास होती है। ठीक है, कथन और कारण सही है, और जो कारण है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? ये वाला क्वेश्चन तो आप सब जानते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, हाँ, इसको मिलाना ये भी सरल है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, देशभक्तों का देशभक्त, इसको छोड़ दिए अगर आप नहीं जानते तो। भारत का लौह पुरुष आप जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो अब देशभक्तों का देशभक्त ये किसका हो जाएगा फिर? ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, शेर पंजाब कहा जाता था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहकर सम्मानित किया। सरदार पटेल को भारत के एकीकरण में उनकी दृढ़ भूमिका के लिए लौह पुरुष कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू को मधुर कविताओं और स्वर के कारण जो है भारत की कोकिला है, नाइटिंगेल ऑफ क्या है, हाँ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेरिल खनिज का उपयोग होता है टीन उद्योग में, सीमेंट उद्योग में, लौह और इस्पात उद्योग में, आभूषण उद्योग में। तो बेरिल खनिज का उपयोग कहाँ होता है? आभूषण उद्योग में। ठीक है, तो रत्न के रूप में बेरिल एक अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज है, जिसके कई प्रकार हैं। ठीक है, अत्यंत मूल्यवान रत्न माने जाते हैं, उदाहरण के लिए पन्ना, ठीक है, एक्वामरीन। बेरिल खनिज के ही रूप है इसके। अगर इसका उपयोग की बात करें तो जो है इसका उपयोग जो है आभूषण बनाने में किया जाता है। इसके साथ ही बेरिल का उपयोग जो है बेरिलियम धातु प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यान, मिसाइल, परमाणु रिएक्टरों में होता है। लेकिन सामान्य विकल्पों में से आभूषण को ही सबसे अधिक जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो आभूषण के रूप में होता है बेरिल का उपयोग। तो इसके बारे में बात करते, खेल है और कौन सा देश का ये प्रमुख खेल है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल और देश का नाम लिखा हुआ है, तो उसको हम जो है मिलाते हैं। तो कनाडा का क्या है? बर्फ हॉकी। ठीक है, कनाडा का क्या आ जाएगा? बर्फ हॉकी। हॉकी कहाँ का है? कनाडा का, तो इसका तो यही हो जाएगा। स्कॉटलैंड, रग्बी के अलावा गोल्फ भी यहाँ के लोकप्रिय है, याद रखिएगा। रग्बी स्कॉटलैंड, इसके अलावा गोल्फ भी याद रखिएगा। स्पेन का है आपका बुल फाइटिंग, यहाँ की पुरानी और प्रसिद्ध सांस्कृतिक परंपरा है। बुल फाइटिंग स्पेन का हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल। ठीक है, अमेरिका का क्या हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट होता है। ठीक है, भारत का हॉकी होता है।
ब्राज़ील और फ्रांस का जो है फुटबॉल होता है, जापान का सूमो कुश्ती होता है, रूस का बैंडी है, ठीक है, यह बर्फ़ पर खेले जाने वाले फुटबॉल जैसा ही है। अर्जेंटीना का पाटो होता है, यह घोड़े पर बैठकर खेले जाने वाला खेल है। न्यूज़ीलैंड का रग्बी यूनियन होता है और दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके अलावा कुछ अन्य देश के खेल का नाम भी यहाँ मैं लिख दिया हूँ ताकि आप याद रखें। और इंडिया का तो जो आप जानते हैं हॉकी है प्रमुख खेल, ठीक है। तो कुछ देश का नाम और यहाँ उसके उस देश से संबंधित खेल के बारे में दिया गया है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो बर्फ हॉकी कनाडा, रग्बी स्कॉटलैंड, बुल फाइटिंग स्पेन, बेसबॉल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए आप जानते हैं बहुत फेमस है। ब्राज़ील जो है फुटबॉल के लिए, ब्राज़ील और फ्रांस फुटबॉल के लिए, जापान जो है सुमो कुश्ती, रूस बैंडी, अर्जेंटीना पाटो, न्यूजीलैंड जो है रग्बी यूनियन, इसको याद रखिएगा। और दक्षिण कोरिया जो है ताइक्वांडो, ठीक है। उसके बाद खालिस्तान रेशेदार फसल है तो क्या है? कहवा, जूट, तिलहन और गेहूँ। तो जूट जो है रेशेदार फसल, इसको तो हर कोई जानता है, ठीक है, 6वीं 7वीं कक्षा में आप साइंस में से पढ़ते आ रहे हैं इसको। रेशेदार फसल की बात करें तो ऐसी फसलें जिनमें रेशे फाइबर प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग जो है कपड़ा, रस्सी, बोरी या अन्य औद्योगिक उत्पाद बनाने में होता है। जूट, कपास और सन, याद रखिएगा कौन कौन से जूट, कपास और सन प्रमुख रेशेदार जो है फसलें हैं। जूट को सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग जो है चमकीला और सुनहरा होता है। कहवा को यह एक पेय जो है बेवरेज फसल है, ठीक है। तिलहन जो है खाद तेल निकाला जाता है इसमें से, सरसों, मूंगफली। गेहूं की बात करें तो मुख्य खाद ये फसल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद निम्न में से कौन के कैंसर के खतरे को कम नहीं करता? प्रतिदिन सुबह की धूप ये कम करता है, प्रतिदिन व्यायाम ये भी कम करेगा, संतुलित आहार ये भी कम करेगा, निष्क्रिय जीवन शैली। तो भाई निष्क्रिय जीवन शैली मतलब कोई व्यक्ति बैठा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, योगा वगैरह कुछ कर ही नहीं रहा है, तो कहाँ से उसका बीमारी ठीक होगा, है ना? ये किसी भी बीमारी के लिए लागू होगा। अगर आप आलसी दिखाएँगे, है ना, आप एक्टिव नहीं रहेंगे, तो कोई भी बीमारी आपको जड़ से पकड़ लेगा, ठीक है? तो प्रतिदिन व्यायाम या आप जानते हैं, ठीक है, योगा वगैरह करना चाहिए आपको, है ना? तो आप जो है हमेशा एक्टिव रहेंगे। तो एक्टिव रहने के लिए योगा, है ना, बहुत ज़रूरी है। मेंटली अच्छा रहने के लिए आपको, है ना, जो है व्यायाम वगैरह आपको करते रहना चाहिए, अनुलोम-विलोम वगैरह करते रहना चाहिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव कार्य के संबंध में निम्न में से कौन से वाक्य सही हैं? एल्बु एल्बुमिन रक्त में बहुतायत में पाई जाने वाली प्रोटीन है। लीवर शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट निकालने में मदद करता है। मानव हृदय में 3 कोष्ठ होता है, तो ये गलत है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होता है, 2 अलिंद और नीलय, ठीक है, 2। इंसुलिन लीवर द्वारा स्त्रावित होता है, चलिए देखते हैं। एल्बुमिन रक्त में बहुतायत में पाई जाने वाली प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। एल्बुमिन आप जानते हैं बहुतायत में पाई जाती है प्रोटीन है। मानव रक्त में एल्बुमिन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। यह रक्त के परासरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में मदद करता है ताकि तरल पदार्थ रक्त वाहिकाओं से बाहर ना निकले। लीवर शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट निकालने में मदद करता है, ये भी सत्य है। लीवर यकृत, है ना, जिसको जिगर का टुकड़ा जिगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो लीवर यकृत शरीर में हानिकारक अमोनिया, ठीक है, अमोनिया जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है को यूरिया में बदलने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसी यूरिया को बाद में गुर्दे, किडनी, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। मानव हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, असत्य है क्योंकि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। 3 कोष्ठ आमतौर पर उभयचरों जो होते हैं ना, एम्फीबियंस जैसे मेढक में पाए जाते हैं। इंसुलिन लीवर द्वारा स्रावित होता है, असत्य है। इंसुलिन जो है पेंक्रियाज अग्नाशय द्वारा जो है होता है, आप जानते हैं इंसुलिन का स्राव, ठीक है, कि इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, ना कि लीवर द्वारा, ठीक है। लीवर इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को स्टोर करने का जो है काम करता है, इसको जानते हैं, ठीक है। जिसको डायबिटीज होता है उनको इंसुलिन लगाते हैं, इसीलिए आप सुने भी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। जिसको पता है उसको देखते हैं। तो तेलंगाना जो है नवेली तेलंगाना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यूपी का, यूपी का अगर अगर बात करते हैं इसमें, तो यूपी में है क्या है? फिलहाल तो मेरे को एक याद आ रहा है बस, तेलंगाना का नवेली। पहले तो अपने से मिलाने की कोशिश करते हैं। बी का 4 कहीं दिख रहा है क्या? बी का 4 एक जगह दिख रहा है, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं। नेवली या लिग्नाइट कोयले का एक है ना, नेवली जो है आप जानते हैं यहाँ कोयला, तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले के प्रकार पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण बिजली संयंत्रों में से एक है। कोठागुडम जो है यह तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम जिले में स्थित एक कोयला आधारित संयंत्र है। पनकी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित एक पुराना और प्रसिद्ध थर्मल स्टेशन है। उरन महाराष्ट्र में एक गैस आधारित बिजली संयंत्र है जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। तो ए का क्या हो जाएगा देखो, तमिलनाडु का क्या आएगा?
तो तमिलनाडु का आएगा, अच्छा मैं तेलंगाना किया था क्या? सॉरी, तमिलनाडु का आएगा नेवली, ए का 4 अच्छा बी ही सही है, ए का 4 और जो है तेलंगाना का हो जाएगा कोठागुडम, तेलंगाना का कोठागुडम, तो बी का हो जाएगा 3rd, बी का 3rd, सी का 1 और डी का 2, ठीक है? तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है? ये सब नाम इतना आसानी से याद नहीं होता, है ना? मेरे को खुद नहीं याद होता, क्योंकि जीएस ऐसा है, यथार्थ है। जितना पढ़ेंगे, जितना रिवीजन करेंगे तभी याद हो पाएगा। आप समय देंगे तभी जो है जीएस में अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो थोड़ा-सा जो दक्षिण के नाम हैं, इतना आसानी से याद होता नहीं है, तो थोड़ा उसको आपको ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। जैसे विजयनगर साम्राज्य आप पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे रचनाएँ जो है याद नहीं होता, है ना? तो उसमें आपको टेंशन नहीं पालना है, बस केवल ये देखना है, ठीक है, कि क्या चीज़ थोड़ा-सा रिलेट करके उसको किसी न किसी चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब याद होगा। जैसे लिग्नाइट तमिलनाडु, ये याद था मेरे को, बट मैं यहाँ तेलंगाना के नाम से कन्फ्यूज़न में आ गया। तो ये जो है आप जानते हैं कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? कोयला वाला लिग्नाइट आप जानते हैं, कोयला से इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं, नवेली लिग्नाइट, है ना? तमिलनाडु करके। तो एक अगर भी बना लेते तो आपको एक थोड़ा-सा हेल्प मिल जाता है, ऐसे ऑप्शन वाले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायतों में सदस्य की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में क्या सही है? ग्राम पंचायत में 10, मिनिमम 10 वार्ड, अधिकतम जो है 20 वार्ड, तो 20 सदस्य। जनपद पंचायत में मिनिमम मिनिमम तो सब में 10 रहेगा, मिनिमम सब में 10 होगा, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, ठीक है? चाहे वो जनपद पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत है, चाहे जिला, मिनिमम 10 होगा, ठीक है? अधिकतम इसमें 20 वार्ड हो सकते हैं, इसमें 25 वार्ड हो सकते हैं और इसमें जो है 35 वार्ड हो सकते हैं। कितना हो सकते हैं? 20, 25 और 35, ठीक है? यहाँ से 5 बढ़ा, यहाँ से फिर 5 बढ़ा देंगे, मतलब यहाँ 5 प्लस होता है, यहाँ 10 प्लस होता है, ठीक है? याद रखिए, मिनिमम तो सब में बराबर रहेगा। तो ग्राम पंचायत में को वार्डों में जो है विभाजित किया जाता है। यहाँ सदस्य पंचों की न्यूनतम 10 और अधिकतम जो है 20 सदस्य होते हैं, ठीक है? उसके बाद याद रखिएगा जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम जो है 25, ठीक है? और उसके बाद जो है जिला पंचायत में 10 और जो है 35 होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक? बहुत ही याद रखिए, यहाँ से पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, तो मिनिमम 10 आप बना सकते हैं सदस्य सब में और मैक्सिमम 20, 25 और 35। रायपुर आपको सम्मिलित करना है जिला और औद्योगिक क्षेत्र, तो रायपुर में है खपरी खुर्द, आप जानते हैं खपरी कला, खपरी खुर्द रायपुर जिला में है, तिल्दा के पास आपको ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद जसपुर, पहले तो ए का जो है 4 हो जाएगा, ए का 4 एक जगह दिख रहा है, बाकी तो नहीं है, तो ये ऐसे ही आपको एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नारायण बहली जो है जसपुर में है, तो जसपुर में है नारायण बहली, ठीक है? राजनांदगाँव में, तो याद रखिएगा राजनांदगाँव में है आपका पांगरी खुर्द कहाँ है? राजनांदगाँव में। और सरगुजा में है रिखी, सरगुजा में क्या है? रिखी, ध्यान रखिएगा। तो खपरी खुर्द रायपुर जी के अभनपुर विकासखंड में स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र है। अच्छा, ये जो है खपरी खुर्द जो है अभनपुर वाला है, ठीक है? मेरे को तिल्दा वाला याद आ रहा था, तिल्दा के पास 3 खपरी है, ठीक है? इसमें खपरी कला, खपरी खुर्द और एक और खपरी है, जो इसमें इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वो भी, ठीक है? याद रखिएगा, क्योंकि तिल्दा वाले एरिया को इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित किया गया है, आप जानते हैं, पढ़ते भी हैं औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है? तो खपरी खुर्द जो है ये अभनपुर विकासखंड में स्थित औद्योगिक क्षेत्र है। नारायण बहली जो है यह जसपुर जिले में का एक प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र है। पांगरी खुर्द जो है राजनांदगांव जिले में स्थित औद्योगिक गतिविधियों के लिए जो है विकसित किया गया है। रिखी यह सरगुजा जिले के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, ठीक है? याद रखें, तो ये नाम, ठीक है? ये पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मेरे को खुद ये पहली बार पढ़ने को मिला है ये वाला नाम, क्योंकि ये लेटेस्ट इसको दिया गया है, ठीक है? इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के लेटेस्ट क्वेश्चन अभी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएसआईडीसी, है ना, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इन क्षेत्रों का प्रबंधन किया जाता है। उसके बाद नारायण पाल मंदिर की जलप्रपात के निकट स्थित है। नारायण पाल जो मंदिर है चित्रकूट, क्योंकि बस्तर क्षेत्र आप जानते हैं, चित्रकूट जलप्रपात के निकट जो है स्थित है, तो स्थान नारायण पाल मंदिर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। संगम बात करें तो यह मंदिर इंद्रावती और नारंगी नदियों के संगम पर स्थित है। यह प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का न्यागरा भी कहा जाता है, से लगभग 9-10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। इतिहास के बारे में बात करें तो इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के आसपास छिंदक नागवंशी शासकों के काल में हुआ था। यह बस्तर का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान विष्णु की प्रतिमा है, याद रखिएगा, बस्तर का एकमात्र मंदिर जहां भगवान विष्णु की प्रतिमा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। माधवराव सप्रे को 1900 में सन 1900 में छत्तीसगढ़ के प्रथम मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन प्रारंभ करने निम्नलिखित में से किन किन व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ था?
कामता प्रसाद गुरु बिल्कुल नहीं, वाकमान राव राठे बिल्कुल, ठीक है, रामलाल चिंचोलकर इसका, और रामदास गौड़ इनका नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रोप्राइटर वामन राव राठे और माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर दोनों मिलकर इस पत्रिका को निकाले थे, ठीक है, जिसमें मेन सहयोग है आपका माधवराव सप्रे जी का, ठीक है, कि और ये इसका सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ मित्र राज्य का जो है प्रथम मासिक समाचार पत्र है, ध्यान रखिएगा, 1900 में इसका प्रकाशन हुआ था पेंड्रा रोड से, ठीक है, अब जो है जीपीएम जिला में आता है ये। संपादक की बात करें तो माधवराव सप्रे जी, ठीक है, इनके प्रमुख जो है संपादक है या मुख्य संपादक है, जो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माना जाता है। सहयोगी के रूप में जो है रामराव चिंचोलकर सहायक संपादक थे और वामन राव के मुख्य रूप से सहयोग इनको प्राप्त हुआ था। माधवराव सप्रे जी के बारे में कुछ बातें और जानते हैं। उन्होंने एक प्रसिद्ध कहानी एक टोकरी भर मिट्टी लिखी थी, जिसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाता है। उन्होंने 1905 में नागपुर से हिंद केसरी का जो है प्रकाशन किया। सप्रे जी ने ही प्रसिद्ध समर्थ रामदास के दास बोध का हिंदी में अनुवाद किया था। इन सब बातों को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की स्थिति को प्रारंभ हुआ था, आप जानते हैं ये जुलाई में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई में हुआ था। और कब हुआ था? हरेली के दिन। कौन से दिन? हरेली के दिन, अमावस्या, हरेली अमावस्या के दिन, ठीक है, याद रखिएगा, अमावस्या के दिन, सावन अमावस्या, हरेली के दिन जो है इसका शुरुआत हुआ था। और 20 जुलाई को, कब हुआ था? 20 जुलाई 2020 को। कब हुआ था? 2020 को। 20 से याद रखना है इसको, ठीक है। तो इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा 20 जुलाई 2020 को हरेली के शुभ अवसर पर की गई थी, ठीक है। पशुपालकों की आय में वृद्धि करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, आवारा पशुओं की समस्या को समाधान करना, इसका एक उद्देश्य था। विशेषता की बात करें, इस योजना के तहत जो है पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से जो है गोबर खरीदी जाती थी, जिससे महिला स्व सहायता समूह द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता था। बाद में जो गौमूत्र की खरीदी की गई 4 रुपये प्रति लीटर की दर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद खैर अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये योजना, बट फिर भी डेट कम से कम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि सडनली हो सकता है आपको कन्फ्यूजन में लाने के लिए सपोज दिया जाए, आप सोच रहे हैं कि अभी ये योजना तो बंद हो गई है, फिर भी जो प्रमुख प्रमुख योजना था एक नज़र आप मार के जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डेट तो पूछ सकता है, ठीक है, डेट पूछ सकता है। निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। रायगढ़ बेसिन में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये चीज़ सत्य भी है। रायगढ़ बेसिन में सर्वाधिक वर्षा होती है, अगर देखा जाए तो हम बात करेंगे तो अबुझमाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। रायगढ़ क्षेत्र में भी होती है, लेकिन अबुझमाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस कथन को भी सही मान सकते हैं, बट कारण पहले देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उच्च वायु दाब का केंद्र होता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च वायु दाब का केंद्र नहीं होगा, मेरे हिसाब से निम्न वायु दाब का केंद्र होगा, ठीक है। हाई प्रेशर नहीं होगा, लो प्रेशर होगा, ठीक है। देखते हैं, भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अबुझमाड़ है ना, नारायणपुर जिला है, जिसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। लेकिन जब हम बेसिन या क्षेत्रीय वितरण की बात करते हैं तो रायगढ़ और जसपुर का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी वाली मानसून शाखा के निकट होने के कारण बहुत अधिक जो है वर्षा लगभग 1600 मिलीमीटर से अधिक प्राप्त करता है। कई परीक्षा संदर्भ में क्षेत्रीय जो है सर्वाधिक माना जाता है, मतलब इसको हम सर्वाधिक मान सकते हैं। भूगोल के बुनियादी सिद्धांत के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उड़ती है, जिससे धरातल पर निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है। कभी भी याद रखिए, जब गर्मी पड़ता है तो निम्न वायु दाब का ही केंद्र बनता है, उच्च का नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, लो प्रेशर ही बनता है। यही निम्न वायु दाब समुद्र की ओर आने वाली मानसून हवा को अपनी ओर खींचता है, जिससे वर्षा होती है। प्रश्न में उच्च वायु दाब लिखा है, जो वैज्ञानिक रूप से गलत है, असत्य है। ग्रीष्म ऋतु में कभी भी स्थल पर उच्च वायु दाब नहीं हो सकता, मतलब सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ बहुत गर्मी में देखो, याद रखिएगा, जितना ज़्यादा गर्मी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, हवा जो ऊपर उठेगा, हवा ऊपर उठेगा, मतलब वायु दाब कहाँ ऊपर, देखो हवा ऊपर उठेगा तो नीचे जो है क्या बनेगा, वायु दाब, निम्न वायु दाब बनेगा। ऊपर जो है उच्च वायु दाब, नीचे निम्न वायु दाब। तो भाई कोई भी चीज़ जो है हाई से लो की ओर आता है तो समुद्र जो है पानी को खींचने का काम करेगा हाई से लो की ओर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको समझना, ठीक है। तो गर्मी में हवा जो ऊपर की ओर उठता है, नीचे की ओर जो है स्थल की ओर आपको जो क्या देखने को मिलेगा, निम्न वायु दाब का क्षेत्र देखने को मिलेगा, लो प्रेशर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल 1818 से लेकर 30 के दौरान नियुक्त हुए ब्रिटिश रेजिडेंटों उनकी समय के अनुसार सही आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कैप्टन एडमंड एडगन्यू, सैंडिस क्राफर्ड, हंटर विल्किंसन, इसको जमाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैप्टन एडमंड, प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष एडमंड के बाद एगेन्यू, एगेन्यू के बाद जो है हंटर, सैंडिस, विल्किंसन, क्राफर्ड, ठीक है। इस प्रकार से इसको वर्णन आप कर सकते हैं, ठीक है। एक फ्लो में आपको याद करना होगा, इसको एक फ्लो में याद करके रखें, एडमंड, एगेन्यू,
हंटर, सैंडिस और विल्किंसन, क्राफर्ड। ऐसे आप 6 है, 6 का नाम आप बहुत अच्छे से रट सकते हैं, ठीक है। कैप्टन एडमंड जो है प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उसके अधीक्षक होते हैं। उसके बाद जो है एगन्यू की बात करें, इन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से जो है रायपुर स्थानांतरित किया, बहुत सारे परिवर्तन इन्होंने किए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्यकाल होता है इनका। उसके बाद हंटर की बात करें, इनका कार्यकाल बहुत छोटा होता है। सैंडिस के समय, इनके समय बस्तर और करवंद जमींदारी के बीच जो है विवाद हुआ था, जिसको सुलझाने का काम ये किए थे, ठीक है। विल्किंसन की बात करें, इनका कार्यकाल भी जो है अल्पकालिक था। क्राफर्ड ये छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक थे, जिनके समय सत्ता पुनः भोसला शासक रघुजी तृतीय को जो है सौंप दी जाती है। आप ये बात जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जो है आप ऑलरेडी पढ़े ही होंगे, इसके लिए ज़्यादा इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के आप अगर परीक्षा दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, मान के चलिए कहीं ना कहीं जो है आपकी जो तैयारी है बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि आप छत्तीसगढ़ को इतिहास को अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं, ठीक है, खासकर आधुनिक इतिहास की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट वाला पूछा जाएगा वो आधुनिक इतिहास ही मोस्टली देखने को मिलता है। बट अभी ट्रेंड बदल रहा है, कुट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं कि आधुनिक से आए। बट आप कोशिश करें कि जो बेसिक्स चीज़ें हैं, ठीक है, अंग्रेज कब आए, अंग्रेज ने कब ब्रिटिश अधीक्षक बनाया, ठीक है, कौन कौन इसके अंतर्गत जो है कार्य किए हुए थे, इसको कम से कम याद होना चाहिए, है ना। जमींदारी वगैरह को याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो आप जानते हैं ब्रह्मदेव राय के नाम पर, है ना। रामचंद्र देव के द्वारा जो है रायपुर शहर का जो है नाम रखा गया है। संस्थापक रायपुर शहर की स्थापना जो है 14वीं शताब्दी, है ना, 14th सेंचुरी में 1900 बोलता 1394 से लेकर 1400 ईस्वी में कलचुरी वंश की रायपुर शाखा के राजा रामचंद्र ने की थी, ठीक है। नामकरण की बात करते हैं, राजा रामचंद्र ने इस नए शहर का नाम अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय, ठीक है, इनके लास्ट में राय लगा है, इसी से राय भी कहा जाता है, तो राय के कारण इसको रायपुर जो है रखा गया है नाम। राजधानी परिवर्तन आगे चलकर 1409 ईस्वी में ब्रह्मदेव राय ने अपनी राजधानी खल्लारी महासमुंद से जो है बदलकर रायपुर कर दी। ऐतिहासिक प्रमाण की बात करें तो रायपुर के दूधाधारी मठ और संग्रहालय में मौजूद शिलालेखों से इस वंश के और शहर की स्थापना की पुष्टि होती है। वीर नारायण सिंह ये सोना खान के जमींदार थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता या है ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये माने जाते हैं, ठीक है। मृत्यु को इनका याद रखना, फांसी कब दिए गए, 10 दिसंबर 1857, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद रघुजी ये नागपुर के भोसला शासक थे, जिनका प्रभाव बाद में छत्तीसगढ़ के पर जो है पड़ा, ठीक है। आप मुझे इसमें बताएंगे दूधाधारी मठ के संस्थापक कौन थे, ठीक है, कमेंट में बताएंगे दूधाधारी मठ के संस्थापक कौन थे उसको, ठीक है। किनके कार्यकाल में ये बना था, इसको भी आप बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया, गोपाल मिश्र, दलराम राव, बाबू रेवाराम, कवि बैरागी। तो साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम बार प्रयोग दलराम के द्वारा किया गया था, आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे पहला प्रयोग जो है 1494 1497, ये दूर से देखने को मिलता है, दोनों में कंफ्यूजन रहता है, दोनों को याद रखें। साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे पहला उल्लेख जो है 1494 या 1497 किसने किया था, तो खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि या दरबारी कवि दलराम राव ने अपनी एक कविता में इस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने लिखा था, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित देई, गढ़ छत्तीसगढ़ में ना गढ़ कोई लई, ठीक है। दूसरा प्रयोग जो है दलराम राव के लगभग, ठीक है, दलराम राव के लगभग 200 साल बाद रतनपुर के गोपाल मिश्र ने अपनी कृति खूब तमाशा 1689, है ना, 1689 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। राजनैतिक प्रयोग की बात करें तो सरकारी या आधिकारिक दस्तावेजों में इस शब्द का प्रयोग पहली बार 1795 के आसपास बिलासपुर गजेटियर और मराठा काल के दौरान व्यापक रूप से देखने को मिलता है। बाबू रेवाराम की बात करें तो ये रतनपुर के प्रसिद्ध इतिहासकार और कवि थे, जिन्होंने तवारीख ए अय्यर वंशी जैसे महत्वपूर्ण रचना इन्होंने लिखी थी, लेकिन इन्होंने इस शब्द का प्रयोग प्रथम बार नहीं किया था, वो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो दलराम राव और गोपाल मिश्र को आप याद रखेंगे, खूब तमाशा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्रियाशील जनसंख्या को जिलेवार बढ़ते क्रम में लिखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार याद रखिएगा, तो कोरिया जिले में सबसे कम क्रियाशील जनसंख्या है, लगभग 2.8 लाख। उसके बाद कोरिया में 4.4, ठीक है, तो कोरिया में सबसे कम, फिर जसपुर में जो है 4.4 लाख, उसके बाद धमतरी में 4.6 लाख, उसके बाद महासमुंद में है 5.3 लाख, ठीक है, याद रखिएगा।
तो सबसे कम क्रियाशील कोरिया में देखने को मिलेगा। यहाँ कन्फ्यूज़न में आप आ जाएँगे क्योंकि कोरिया में तो इंडस्ट्री वगैरह करके है ना, आस-पास इंडस्ट्री करके आप थोड़ा कन्फ्यूज़न में आ सकते हैं। बट यहाँ थोड़ा-सा याद रखिएगा, कोरिया में सबसे कम, फिर जसपुर में ऊपर वाले एरिया में, फिर धमतरी में थोड़ा ज़्यादा है, फिर महासमुंद में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा सर्वाधिक क्रियाशील, ठीक है? यहाँ मतलब इन चारों में। तो इसको भी आप जमा सकते हैं। तो आजकल क्रियाशील जनसंख्या को पूछा जा रहा है, तो क्रियाशील जनसंख्या को एक बार देख लीजिएगा, सर्वाधिक न्यूनतम कहाँ-कहाँ है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जनसंख्या घनत्व देख लीजिएगा, साक्षरता देख लीजिएगा, है ना? साक्षरता बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये साक्षरता है, ठीक? उसके बाद लिंगानुपात वगैरह को देख लीजिएगा, कम से कम एक नज़र तो आप इसको, है ना, मार के जाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहता है, कब कौन-सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। पानी का सामान्य क्वथनांक, उबलने का बिंदु, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबलता है, ठीक है? इसमें 273 केल्विन ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। तो 373 केल्विन, केल्विन में बदलेंगे तो 373 केल्विन। तो पानी का जमना 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको केल्विन में बदलेंगे, 273 आप जोड़ दीजिए, तो 273 केल्विन में जो है पानी जो है जमता है। कमरे का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसमें 273 जोड़ दो, ठीक है? कितना हो जाएगा? 298 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद मानव शरीर का तापमान लगभग कितना माना जाता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? इसमें 273 आपको जोड़ना है तो 310 केल्विन ये हो जाएगा। उसके बाद पानी को बोलना 100 डिग्री तो 373, 273 सब में जोड़ना है। उसके बाद याद रखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में बंगाल नागपुर कॉटन मिल के मजदूरों ने हड़ताल आरंभ की थी। बिल्कुल कि आप जानते हैं कि मजदूर आंदोलन हुआ था, मजदूर हड़ताल हुआ था, ठीक है? 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ये भी बात जानते हैं, मतलब कथन तो सही है, ठीक है? एक लंबी हड़ताल के परिणाम स्वरूप मजदूरों के काम के घंटे को कम कर दिया गया। बिल्कुल, इसमें 3 माँगें जो है प्रमुख रूप से रखी गई, तीनों माँगों को जो है मान लिया गया था, ठीक है? तो बात करते हैं, सन 1920 में राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल मजदूरों के ने शोषण के विरुद्ध जो है आंदोलन किया। इसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया। यह छत्तीसगढ़ की पहली बड़ी और संगठित मजदूर हड़ताल थी जो 37 दिनों तक चली। कारण यह हड़ताल पूरी तरह से सफल रही थी। इस आंदोलन में प्रसिद्ध श्रमिक नेता वीवी गिरी, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, राजनांदगांव आए थे। याद रखिएगा, वीवी गिरी जो है प्रथम मजदूर हड़ताल में आए थे। हड़ताल के दबाव में प्रबंधन को झुकना पड़ा और मजदूरों की मांगे जो है मानी गई और काम के घंटे में कटौती करनी पड़ी, ठीक है? और यह एक प्रकार से सीधे इनसे संबंधित है, कारण जो है कथन से, इस कारण जो है कथन और कारण सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये जो है सही है। अब उसके बाद ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन का सूत्रधार कहा जाता है। बीएनसी मिल में कुल 3 बार बड़ी हड़तालें हुई, 1920, 24 और 37 में। 1924 की दूसरी हड़ताल के दौरान दमन चक्र चलाया गया था, जिसमें एक मजदूर की जान भी चली गई थी। सभी आंदोलन को हम जो है थोड़ा-सा डिटेल में जानते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहता है। आंदोलन का केंद्र बीएनसी मिल राजनांदगांव, इसकी स्थापना जो है 1892 में होता है ना? बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना 1892 में। यह उस समय मध्य भारत के सबसे बड़े उद्योगों में से एक था, जिसे हजारों मजदूर जो है काम करते थे। मजदूरों का शोषण, है ना? कम वेतन मिलता था, 12-12, 12 से 14 घंटे काम यहाँ जो है कराया जाता था। यही जो है आंदोलन का कारण था। पहला आंदोलन अगर बात करें तो 3 आंदोलन हुए। प्रथम आंदोलन की अगर बात करें तो कारण था काम के घंटों में कमी लाना, वेतन में वृद्धि करना, ठीक है? 37 दिनों तक यह चली थी, ध्यान रखेंगे। और छत्तीसगढ़ की पहली संगठित और सफल हड़ताल थी। मज़दूरों की माँग जो है इसमें मानी गई थी। इसमें जो है वीवी गिरी जो है आए थे, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद दूसरे मज़दूर हड़ताल के बारे में बात करते हैं, 1924 में हुआ था। मिल प्रबंधन द्वारा मज़दूरों को दमन और दमनकारी नीतियाँ इसमें जो है एक प्रमुख कारण था इस हड़ताल के होने का। विशेषता की बात करें तो हिंसक हो गया था ये, है ना? पुलिस की गोलीबारी से रेवाराम नामक एक मज़दूर जो है शहीद हो गया। कौन? रेवाराम नामक एक मज़दूर जो है शहीद हो गया था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से जो है निष्कासित कर दिया जाता है। तृतीय हड़ताल जो है 1937 में होता है। वेतन में कटौती और पुराने मज़दूरों को काम पर वापस न लेना इसका प्रमुख कारण था। इस हड़ताल ने फिर एक बार रियासत प्रशासन को हिला दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में। छत्तीसगढ़ के श्रमिक आंदोलन का जनक या सूत्रधार इन्हें कहा जाता है। इन्होंने मजदूर को संगठित करने के लिए मजदूर सभा जैसी संस्था को नींव रखी। ठीक है, इनका उद्देश्य था केवल मजदूरी बढ़ाना नहीं था, बल्कि मजदूरों को राजनीतिक रूप से जागरूक कर स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना भी था। ठीक है, श्रमिक आंदोलन का क्या राष्ट्रीय प्रभाव हुआ? तो छत्तीसगढ़ के इन आंदोलनों में यह साबित किया कि अहिंसक और संगठित तरीके से बड़े
ठीक है, अहिंसक और संगठित तरीके से बड़े साम्राज्य ब्रिटिश और रियासत को झुकाया जा सकता है। इन आंदोलनों से प्रभावित होकर रायपुर, बिलासपुर के अन्य छोटे उद्योगों और प्रेस छापाखानों के मजदूरों ने भी जो है आवाज़ उठाना जो है प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सरहुल नृत्य बहुत बार क्वेश्चन आता है। उरांव जनजाति एकदम रट लीजिए। उरांव जनजाति से हर बार क्वेश्चन आएगा साक्षरता में। इसको जो है देखा जाए, ठीक है, इसकी साक्षरता अधिक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में अगर वो भी ध्यान रखिएगा साक्षरता अधिक है। उरांव जनजाति सरहुल नृत्य, कुरुख बोली, ठीक है, कुरुख बोली याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है इसका बार-बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अवसर यह नृत्य मुख्य रूप से सरहुल त्योहार के दौरान किया जाता है। चैत्र मास, है ना, बसंत ऋतु में ये मनाया जाता है, अभी आने वाला है। यह प्रकृति पूजा का पर्व है। साल सराय वृक्ष में जब फूल आते हैं तो उरांव जनजाति के लोग जो है धरती माता और सूर्य देव की जो है पूजा करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में यह नृत्य मुख्य रूप से सरगुजा, जसपुर और रायगढ़ जैसे उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में लोकप्रिय है। इनमें महिलाएँ और पुरुष दोनों मिलकर जो है पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे मांदर और झांझ की थाप पर जो है नृत्य करते हैं, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो उरांव जनजाति से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उरांव जनजाति को बहुत अच्छे से आप डिटेल में पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन-सा छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहलाता है? तो आप जानते हैं कोरबा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री है, ठीक है? यहाँ से बिजली उत्पादन होता है। विशाल कोयला भंडार है कोरबा में। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक है गेवरा और कुसमुंडा, है ना? कोयला भी यहाँ मिलता है। यहाँ से प्राप्त कोयला भारत के कई राज्यों में बिजली घरों में जाता है। ताप विद्युत संयंत्र की बात करें, थर्मल पावर प्लांट, यहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कई बड़े पावर प्लांट हैं, जैसे एनटीपीसी कोरबा भारत के सबसे बड़े बिजली संयंत्रों में से एक है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी सीएसपीजीसीएल, ठीक है, कई यूनिट यहाँ स्थित है। एल्युमिनियम उद्योग है ना, बाल्को आप जानते हैं, एल्युमिनियम कंपनी बाल्को, है ना, भारत एल्युमिनियम लिमिटेड, है ना, कॉर्पोरेशन बाल्को। उसके बाद इसमें कोरबा में स्थित है। भारी मात्रा में बिजली की जो है आवश्यकता इसको होती है, ठीक है? इसको संचालित करने के लिए बाल्कों को ध्यान रखिएगा, ठीक है? भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आप जानते हैं इसको, तो बाल्को भी यहाँ है। तो कोरबा को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। इसको आप कई बार पढ़े हैं और ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? बेसिक क्वेश्चन को आपको कम से कम मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो तो जैसे ज्ञान की नगरी किसे कहते हैं, ठीक है? इसको भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो ये सब बेसिक क्वेश्चन कम से कम आपको पता होना चाहिए। जो भी बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ये बेसिक क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़े हैं तो इसको छोड़ दें, ठीक है? और ऐसा होता है कि यही बेसिक क्वेश्चन के कारण जो है छोटी-छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। किस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसा है। जैसे नाम से समझ आया, सोडियम तो Na लिख लो, हाइड्रोजन तो H लिख लो, कार्बोनेट CO3। अब देख लो किसमें आएगा ये, है ना? तो NaHCO3 ये है बेकिंग सोडा। इसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम है ये, ठीक है? बेकिंग सोडा, ठीक? तो बेकिंग सोडा का नाम है, ठीक है ये। उसके बाद याद रखेंगे वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? Na2CO3 डॉट 10H2O सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट H2O। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है? तो कैल्शियम सल्फेट ये हो गया ये कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद डाइहाइड्रेट 2H2O, है ना, डाइहाइड्रेट H2O हाइड्रेट, 2 मतलब डाइहाइड्रेट, ठीक है? ये जिप्सम का है। तो ऐसे फार्मूला भी याद रखिएगा, ठीक है? तो ये आज के लिए कुछ एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो एक नज़र आप देख के जाइएगा ज़रूर। जितना भी मैं पीवाईक्यू करा रहा हूँ, कम से कम एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प होगा आपको जीएस पोर्शन, ठीक है? क्योंकि ये पूरा लेटेस्ट है, लेटेस्ट खोज है, जो अभी 2024, 25, 26 में जो एग्ज़ाम हुआ है, सबका पीवाईक्यू मैं करा रहा हूँ। तो हिंदी का और इसका, ये 2 सब्जेक्ट का भी तो मैं फिलहाल जीएस में, छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस पूरा और हिंदी, इसको जीएस पोर्शन को मैं जो है कोशिश, मेरा प्रयास ये है कि आपका यहीं से जो है पूरा कवर हो जाए। आप मैथ्स में ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ्स में करें, रीजनिंग में करें, ठीक है? चलिए, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। अगर चैनल पर पहली बार आए, हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है? और पूरा वीडियो को ज़रूर देखें, है ना? क्योंकि आप जितना वॉच करेंगे, तो लोग और इस पे आते जाएँगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वॉच होगा, तो यूट्यूब जो है दूसरे को ये रिकमेंड करेगा, ठीक है? चलिए, आज क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ।